हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। एक पूरा सेट देखते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री से भी होंगे, पॉलिटी से भी होंगे, साइंस से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे। मतलब मिक्स होगा, इसमें हर सब्जेक्ट से होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू गो टू द स्कूल रेगुलरली। मतलब नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसका ये ऑप्शन दिया, मिड डे मील, बी है फ्री ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, डी है खेल। तो इसमें देखने में ही लग रहा है इसका राइट आंसर होगा मिड डे मील। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। ये दी गई है फ्री। जैसे अब इसके बारे में देखते हैं। मिड डे मील ये मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र द्वारा ये शुरुआत की गई इसकी। और ये लॉन्च हुई थी 1995 में, मतलब 1995 में लॉन्च की गई थी। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है ये। और ये प्रोवाइड कराते हैं टू एवरी चाइल्ड, जो कि एज ग्रुप है से 6 से लेकर 14 साल तक के, उनको स्टडी करवाने के लिए क्लास 1 to 8 कुकड मील प्रोवाइड करवाती है मिड डे मील योजना। और इसका ऑब्जेक्टिव है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को कम करना, जैसे भुखमरी और जो कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे, उसको कम करना है, एनरोलमेंट बढ़ाना है, और अटेंडेंस को भी स्कूल में बढ़ाना है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना एट ग्रास रूट लेवल स्पेशली फॉर वुमेंस। जैसे जो इसमें खाना जो लोग बनाते हैं आंगनवाड़ी से मतलब आते हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है इस स्कीम के तहत। और इसमें एक न्यूट्रिशनल मतलब स्टैंडर्ड होता है, जो खाना मिलता है कुकड मील होता है जो, उसमें मतलब 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन फॉर प्राइमरी क्लासेस, मतलब प्राइमरी 1st to 5th क्लास तक बच्चों को इतना मिलेगा डेली। और 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस। अपर प्राइमरी क्लासेस में आएगा 6 to 8th क्लास, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन डेली मिलेगा। ये इतना आता है इसके अंदर। तो ये है मिड डे मील। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, लिख लेते हैं 1995। इसको सही लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा इसका 1995 में शुरू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट, मतलब मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो थोड़ा हार्ट के बारे में देखते हैं। मतलब हार्ट का जो वेट होता है वो होता है अप्रॉक्स 300 ग्राम, मतलब वजन 300 ग्राम होता है हार्ट का, हृदय का। और जो हार्ट का साइज होता है वो होता है 12/9 सेंटीमीटर। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और उसमें 2 होते हैं, 2 अपर स्मॉल ऑरिकल्स होते हैं, और 2 होते हैं 2 लोअर लार्जर वेंट्रिकल्स, जिसे हिंदी में निलय कहते हैं। ऐसे ही जो फ्रॉग होता है उसके 3 चैम्बर होते हैं, क्योंकि वो एम्फीबियन में आता। और जो बर्ड एंड मैमल्स होते हैं स्तनधारी पक्षी, और जो स्तनधारी होते हैं जानवर, उनमें ज़्यादातर 4 चैम्बर ही होते हैं। और कॉकरोच के सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसके 12 to 13 चैम्बर होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल एरोजन, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के कटाव का कारण नहीं है। तो ए है डिफ्लेशन, बी है डिफॉरेस्टेशन, सी ऑप्शन है वेदरिंग, और डी है ओवर क्रॉपिंग। तो इसका तो देखने में ही लग रहा है डिफ्लेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्लेशन। ये इकोनॉमी का एक टर्म है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टर्म है। अब इसका मतलब समझते हैं, इन डिफ्लेशन होता क्या। जैसे मतलब जैसे कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कुछ भी मान लो कोई बिस्किट है, जो पहले वो 70 रुपये में बेचती थी, अब उसे डिफ्लेशन कारण कारण मतलब उसे 50 रुपये में वो बेच रही है।
तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए क्या करेगा, या तो वर्कर जो उसमें काम कर रहे हैं लोग उनकी सैलरी कम करेगा, या तो वेज कम कर देगा। तो इससे मतलब लोग जॉबलेस हो जाएंगे। जैसे कि किसी घर में 5 लोग काम करते हैं, अब उसमें 3 ही काम कर पा रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, इससे इनकम कम हो जाएगी घर की। इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम होगा, मतलब खर्चा कम हो जाएगा घर का ऑटोमेटिकली। और उसके बाद फिर जो कोई भी वस्तु होगी उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। तो ये भी ज़्यादा डिफ्लेशन होना, तो ये भी खतरा है। तो ये भी मतलब एवरेज रहना चाहिए। इसका अपोजिट होता है कि इन्फ्लेशन। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। मतलब भारत में किस राज्य में चाय बागान की सबसे बड़ी सांद्रता है, मतलब लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे चाय होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सबसे ज़्यादा असम, मतलब चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में टी की प्लांटेशन हर जगह होती है। चारों ऑप्शन बिहार में भी होती है, मेघालय में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, लेकिन असम में मतलब सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन में होती है। अब जैसे टी गार्डन ऑफ इंडिया असम को ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ टी होती है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए चाय का बगीचा कहते हैं असम को। और लेकिन अभी जो 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम बाई सबसे ज़्यादा हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें मतलब प्रोडक्शन हुआ है 25 मिलियंस का, 25 मिलियन केजी। और सेकंड नंबर पर है असम, जिसमें उसका प्रोडक्शन हुआ असम में टी का 20 मिलियन केजी। और असम में चाय होती है, वेस्ट बंगाल में भी चाय होती है, तमिलनाडु में भी होती है, बिहार में भी होती है, मेघालय में भी होती है, अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, सिक्किम में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है, और कॉफ़ी भी होती है कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। मतलब वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से गर्मी हस्तांतरण कहाँ होती है। तो जो हॉरिजॉन्टली हीट मतलब एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती है, वो किस प्रोसेस से होती है, तो वो होती है कंडक्शन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसका देखते हैं थोड़ा प्रोसेस का मतलब क्या होता है कंडक्शन का। कंडक्शन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिशन होती है हीट का, इन विच पार्टिकल ऑफ बॉडी डू नॉट लीव देयर पोजीशन। मतलब जो प्रोसेस होगा उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो बॉडी होगी उसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, वो एक ही जगह रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई आयरन की रॉड है, उसे अगर एक तरफ गर्म करेंगे तो वो कुछ देर बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, अपने दूसरे एंड पे भी पहुंच जाएगी हीट उसकी। तो ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड के ही अंदर केवल होता है। और एक ऑप्शन कन्वेक्शन दिया है, कन्वेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है, इसमें भी हीट ट्रांसमिशन होती है, बट इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे लिक्विड में मतलब जैसे कोई पानी हो गया, वाटर को अगर लेंगे बेसल के अंदर और उसे अगर हम आग पे रखेंगे तो वो जो पानी गर्म होगा वो ड्यू टू कन्वेक्शन होगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करते हैं। जब पानी खौलता है तो पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जाते हैं, तो उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। और एब्जॉर्प्शन होता है, एक सी ऑप्शन दिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है मतलब कम्प्लीटली हीट एब्जॉर्ब कर लेना, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्शन। उसके बाद 6th क्वेश्चन है विच प्लानट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। तो ये भी कुछ दिन पहले ही बताया था, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ये वीनस हो जाएगा इसका राइट आंसर, वीनस। इसी को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, इसी को ही ट्विन सिस्टर कहते हैं। और ये सबसे हॉटेस्ट प्लानट भी है, शुक्र ग्रह।
और बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, मरकरी सन के पास है, सबसे छोटा भी ग्रह है, और मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, मतलब भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। अब इसको दो तरीके से देखते हैं। जैसे 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना आई 2011 की, उसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा मुंबई, जो कि इधर दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, सी ऑप्शन होगा। और अगर अभी 2019 की रिपोर्ट देखेंगे तो न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा आबादी हो गई सिटी में, दिल्ली के अंदर 28.5 मिलियन। और 2011 में जब सेंसस हुआ तब मुंबई की थी 18.4 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, निम्नलिखित में से सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉलीफिया, ये सबसे छोटा पौधा होता है। ये एक तरीके का जीनस है, और इसका फ्लावर का नाम होता है वैसे वाटर मील कहते हैं, ना कि वाटरमेलन तो अलग होता है, तरबूज कहते हैं। इस फ्लावर का नाम होता है वाटर मील, लेकिन इसमें ये जीनस ही पूछ लिया, मतलब ये जीनस का दिए हैं चारों, तो बॉलीफिया एक जीनस होता, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर इंडिया में पूछा जाए सबसे छोटा फ्लावर कौन सा पाया जाता है, तो वो हो जाएगा बॉलीफिया। बॉलीफिया ही जीनस का है, लेकिन उसका नाम है ग्लोबोसा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली, मतलब भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, इंडो आर्यन भाषा परिवार है इसका राइट आंसर। आप देखते हैं, जो मतलब ये एक तरीके की इंडिक लैंग्वेज है। जैसे 21st सेंचुरी में इंडो आर्यन जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो ज़्यादातर 800 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती थी। जैसे कि इंडिया में बोली जाती थी, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में इंडो आर्यंस बोली जाती थी। और ये जो इंडो आर्यन है, ये एक इंडो यूरोपियन फैमिली का ही एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन इस टाइम इंडिया के अंदर 78% पॉपुलेशन इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलती है, और 19.5% बोलती है द्राविडियन लैंग्वेज भारत में बोली जाती है। और बचे हुए 2% पॉपुलेशन जो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज होती है, और साइनो तिब्बतन, ताई, कड़ाई, ये 2% में आ जाते हैं सब। और इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट, मतलब 4th हाईएस्ट, नॉट लार्जेस्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। मतलब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, और ये 4थे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। लेकिन पहला देश हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, जिसमें 840 भाषाएं बोली जाती हैं। सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया, उसमें 710 भाषाएं बोली जाती हैं। और थर्ड नंबर पे आता है नाइजीरिया, जिसमें 524 भाषाएं बोली जाती हैं। और फोर्थ पे अपना इंडिया हो जाएगा, जिसमें 447 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडो आर्यन लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र नहीं है। तो इसके ऑप्शन ये नीचे है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पावर जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सी ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन, और फोर्थ है एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र नहीं है, मतलब नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो पहला ऑप्शन पावर जनरेशन है, तो पावर जनरेशन है, क्योंकि पावर जनरेशन अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी
तो लाइटिंग बढ़िया होगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। अभी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिलेटेड आई, रोड अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली होगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ही होगा, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा। उसके बाद फूड प्रोडक्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा फूड प्रोडक्शन, ये नहीं से रिलेटेड है। और डी ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को बढ़ाने मतलब जो बंदरगाह होते हैं उनका विस्तार करना, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा, क्योंकि जब पोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो ट्रेडिंग ज़्यादा होगी इंडिया के दूसरे देशों के साथ, जब व्यापार होगा तो उससे इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, वेयर इज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड, बड़ा इमामबाड़ा तो ये है लखनऊ के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूल यूज्ड इन मॉडर्न सबमरीन, मतलब आधुनिक पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है, तो इसके ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूल, परमाणु ईंधन, बी है पेट्रोल, सी है कोल और डी है डीजल, तो इसका राइट आंसर होगा डीजल। मतलब जो मॉडर्न सबमरीन होती है उनमें 2 कैटेगरी के फ्यूल यूज किए जाते हैं, मतलब एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है डीजल। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं उसमें रेडियो एक्टिव मेटल यूज किया जाता है, उसमें यूरेनियम यूज किया जाता है, और दूसरा डीजल होता है, लेकिन जहाँ तक उसमें डीजल का मेन ज़्यादा यूज होता है, इससे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डीजल से ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वाज अवार्डेड भारत रत्न, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो पहला ऑप्शन है बीपी सिंह, बी है मोरारजी देसाई, सी है चरण सिंह और डी है मनमोहन सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अभी तक भारत के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनमें उनमें से मतलब केवल 7 लोगों को ही मिला है, 7 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें पहले थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे इंदिरा गांधी, तीसरे नंबर पर राजीव गांधी को मिला था और चौथे पे मोरारजी देसाई थे, जो कि इसका राइट आंसर है। और उसके बाद 5वें नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी, और छठे नंबर पे गुलजारी लाल नंदा थे, और 8th नंबर पे जो भी एक्सपायर हुए थे पिछले साल मतलब 2019 में हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अभी लास्ट टाइम पे उनको ही मिला है, ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जिनके सिग्नेचर नोट पे होते हैं, तो वो हैं मनमोहन सिंह जी, क्योंकि ये गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए इनके साइन आते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन को होगा मोरारजी देसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड इन साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपार्थीड, रंगभेद, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, न्यूटन्स का 3rd लॉ, न्यूटन्स 1st लॉ या न्यूटन 2nd लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन्स का 3rd लॉ, न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है, और न्यूटन के 3rd लॉ पे करता है, और जो इसमें प्रिंसिपल लगता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है जिसे संवेग कहते हैं हिंदी में, एम बी इसका फार्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन 3rd लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर, हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द बैमनी,
मतलब बहमन साम्राज्य से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? तो वो था हरिहर सेकंड। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब जैसे कि जो गोवा था वो 1350 में गोवा कॉन्कर्ड किया था। कॉन्कर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना। कॉन्कर्ड किया था बहमनी सल्तनत ने। बट 20 साल बाद फिर 1370 में जो विजयनगर एम्पायर था उसको दोबारा से जीत लिया था विजयनगर एम्पायर ने। और ऑलमोस्ट 100 साल तक उसको फिर मतलब विजयनगर ने उस पर शासन किया था। लेकिन 1469 में बहमनी सल्तनत ने दोबारा उसे फिर जीत लिया था। उसके बाद में पता ही होगा आप लोगों को कि जब पोर्तुगीज का उस पर शासन हो गया था, मतलब कंट्रोल हो गया था पूरी तरीके से, और वो गोवा इंडिपेंडेंस हुआ 1961 में। पोर्तुगीज से इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब अलग हो गया था। तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर सेकंड। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्यूमिनियम ओर? एल्यूमिनियम का मतलब अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी होता है और कोरंडम भी होता है। अब जो बॉक्साइट होता है इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2। ये इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2। और कोरंडम होता है इसका सेकंड, और उसका फार्मूला होता है Al2O3। अब जैसे एक ऑप्शन फ्लोरोस्पार दिया तो ये कैल्शियम का होता है अयस्क, और इसका फार्मूला होता है CF2। एक दिया है चैल्कोपाइराइट तो ये कॉपर का होता है। और डी ऑप्शन दिया है हेमेटाइट। हेमेटाइट ये तो आयरन का होता है। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। और आयरन के 4 होते हैं अयस्क। एक हो गया हेमेटाइट जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है, और एक होता है मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला होता है Fe3O4, और एक होता है आयरन पाइराइट जिसका फार्मूला होता है FeS2, और एक होता है सिडराइट उसका फार्मूला होता है FeCO3। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि आयरन का ऐसा कौन सा ओर होता है, मतलब कौन सा अयस्क होता है इसमें सल्फर पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आयरन पाइराइट, क्योंकि उसमें सल्फर पाया जाता है, FeS2 फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा ओशियन, क्योंकि ओशियन जो होते हैं वो अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग टर्म, मतलब चेंज ही नहीं होते हैं लंबे समय तक। बाकी इनमें डेजर्ट चेंज हो जाएगा, माउंटेन भी चेंज हो जाते हैं, कोई ना कोई कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण चेंज हो जाते हैं, फॉरेस्ट भी चेंज हो जाता है। लेकिन ओशियन एक ऐसा जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक ये मतलब अनचेंज रहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशियन। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, द फेमस कुतुब मीनार वाज कम्प्लीटेड बाय विच रूलर? कुतुब मीनार किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में देखते हैं। पहले तो जो कुतुब मीनार था ये शुरू करा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसके बारे में पूरी कहानी देखते हैं क्या थी। जो कुतुब मीनार था वो शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो कि 1192 में मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। और इसकी पहली इन्होंने मतलब जो पहले अब शुरुआत थी, पहली मंजिल इन्होंने बनवा दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। उसके बाद दोबारा फिर मतलब इल्तुतमिश आए, उन्होंने इसकी 3 मीनार बनवाई, उसमें 3 मीनार और जोड़ दी इल्तुतमिश ने। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक मतलब शासन कर रहे थे वहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे, तो कुतुब मीनार के ऊपर लाइट गिर गई थी, मतलब जो थंडरिंग नहीं होती उसे कहते हैं लाइटनिंग। तो वो गिर गई थी, जो बिजली चमकती है बादलों में, वो गिर गई थी जिससे उसकी मीनार टूट गई थी।
तो वो उसको सही कराया मतलब फिरोज तुगलक ने। तो उसमें एक मीनार टूट गई थी, उसके बाद उन्होंने जो एक टूटी उसे सही कराया, उसके बाद एक और उसमें मतलब अपनी तरह अपने नाम से उसमें जोड़ दी। तो टोटल 5 मीनार उसमें है, 5 मंजिल है, जिसमें एक शुरुआत कराई कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 3 मीनार बनवाई इल्तुतमिश ने और एक बनवाई फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसमें इल्तुतमिश की एक टूट गई थी उसे सही करवाया और एक खुद उसमें बढ़वा दी। तो टोटल 5 हो गई हैं। और इसकी हाइट मतलब कुतुब मीनार की हाइट है जो 73 मीटर की है, और अगर फिट में देखेंगे तो अप्रॉक्स 240 फीट हो जाएगा, 240 फीट ऊंची है। ये भारत की सबसे बड़ी मीनार है और ये रेड स्टोन से बनी हुई है। और ये मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये बनवाया क्यों था, इन्होंने ये शेख बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने उनकी याद में मतलब ये बनवाया था कुतुब मीनार। तो ये था इसके बारे में पूरा। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये स्लेव डायनेस्टी से मतलब स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टर्म था 1206 से 1210 के बीच में ये रहे थे। और टोटल मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए स्लेव डायनेस्टी जो स्लेव को थे उनका मतलब टर्म था 1206 से 1290 तक रहे थे। जो गुलाम बंद था वो 1206 से 1290 तक रहा, मतलब 84 साल तक रहा था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th नंबर। हु डिस्कवर्ड द डीएनए, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन, फ्रैंक क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रैंकिस क्रिक थे इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इन्होंने ये डिस्कवर किया डीएनए 1950 में। और जेम्स वाटसन को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1962 में फॉर आउटलाइनिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने आउटलाइन किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो कि डीएनए था, इसलिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चंस। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।